हे एवरीवन, वेलकम टू दी बायो। सो आज की वीडियो में हम टॉपिक ब्लड को कवर करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विद द लेक्चर। व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमने अब ब्लड को फ्लूइड क्यों बोला? क्योंकि हमें पता है मेजर जो पार्ट होता है हमारी ब्लड का, ऑलमोस्ट 60% पार्ट है क्या? लिक्विड। ठीक है, तो यही से हम ब्लड को क्या बोल रहे हैं? फ्लूइड। एंड वाई कनेक्टिव? क्योंकि ब्लड का जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या होता है? एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से कनेक्ट करवाना। फॉर एग्जांपल हमारा ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का एंड hormones का ट्रांसपोर्ट करवाता है एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट के पास में। डेट्स वाई हमने इसको क्या बोला? कनेक्टिव। एंड वाई टिश्यू? क्योंकि हमारे ब्लड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो यही से हमने इसे क्या बोला? टिश्यू। तो ओवरऑल व्हाट इज़ ब्लड? इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्वांटिटी की बात करें तो अगर किसी का वेट 50% है तो उसका 7% उस इंसान में क्या होगा? ब्लड होगा। ठीक है, एंड एवरेज क्वांटिटी क्या होती है ब्लड की एक ह्यूमन बींग में? 5 to 6 लीटर्स। वहीं इन कंपैरिजन टू मेल्स, फीमेल्स में हाफ लीटर लेस होती है ब्लड की क्वांटिटी। एंड पीएच वैल्यू इज रियली इंपॉर्टेंट विच इज 7.4। ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है हमारी ब्लड का पीएच। स्टोरेज ऑर्गन इज स्प्लीन, मतलब हमारे ब्लड कहाँ स्टोर होगा? ऑर्गन स्प्लीन में होगा। नाउ ब्लड का 60% क्या है हमारे पास? प्लाज्मा है विच इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। एंड रिमेनिंग 40% ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं। कॉर्पस्कल्स क्या होती हैं? हम सेल्स को ही कॉर्पस्कल्स बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। ठीक है, एंड ये जो प्लाज्मा है इसमें 90% तो वाटर होता है हमारे पास, उसके अलावा 7% प्रोटीन्स होंगे, 0.9% सोल्ट एंड वेरी लेस 0.1% ग्लूकोज की अमाउंट होगी। ठीक है, एंड प्लाज्मा का क्या फंक्शन होता है? वही ट्रांसपोर्टेशन का। लेकिन ये क्या ट्रांसपोर्ट करवाएगा? डाइजेस्टेड फूड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? बॉडी का वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी बॉडी में किसी चीज़ की अमाउंट ज़्यादा होगी तो ब्लड उसको किडनी के पास पहुँचाएगा, किडनी उसको ब्लड में से फिल्टर कर लेगी एंड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन वो एक्सक्रीट आउट कर देगी बॉडी में से। ठीक है जी। एंड जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो प्लाज्मा नहीं करवाता, ये ध्यान रखना। नाउ व्हाट इज सीरम? सीरम क्या होता है? हम अगर अपनी लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड मतलब प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर्स निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा? सीरम। नाउ व्हाट इज दिस? क्लोटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? तो वो फैक्टर्स जो क्लोटिंग में हेल्प करते हैं वो हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब मान लो कि किसी इंसान को चोट लग गई एंड वहाँ पर जो चोट लगी है स्किन पे क्लोट बनना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लोट नहीं बनेगा तो उस इंसान की बॉडी में से एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड बाहर निकल जाएगा जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। तो क्लोटिंग ऑफ ब्लड करवाने के लिए वहाँ पर हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? थ्रोम्बिन एंड देन फिब्रिन एंड लास्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा? क्लोट। तो इसके याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है हमारे पास। हमें पता है KFC काफ़ी सुना भी है, तो इस KFC के के की जगह आप क्या कर दो? टी। ठीक है, तो क्या बचेगा? TFC। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? हमें टी बनाना है। टी से क्या है? थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन बनाने के लिए हमें कितनी चीज़ें चाहिए? 3 चीज़ें चाहिए। क्या क्या? पी, टी, सी। पी से क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन, टी से थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड सी से कैल्शियम। जब ये तीनों चीज़ें आपस में मिलेंगी तो सबसे पहले हमारा क्या बन जाएगा? हमारे पास थ्रोम्बिन। नाउ ये जो थ्रोम्बिन बना है ना, ये फिब्रिनोजन के साथ मिलके कौन मिला? थ्रोम्बिन। क्या बना लेगा? फिब्रिन बना लेगा। ठीक है जी। एंड जब ये फिब्रिन एक बार बन गया तो ये ब्लड की कॉर्पस्कल्स मतलब ब्लड सेल्स के साथ मिलकर लास्ट में क्या बना लेगा? क्लोट। ओके जी। एंड ये जो हमने यहाँ पर देखा, थ्रोम्बिन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था? प्रोथ्रोम्बिन। एंड फिब्रिनोजन के लिए क्या चाहिए? फिब्रिन बनाने के लिए क्या चाहिए? फिब्रिनोजन। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, इनका बॉडी में फॉर्मेशन किसकी हेल्प से होगा? विटामिन के की हेल्प से। हमने विटामिन वाली वीडियो में इस बात का जिक्र किया था, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विटामिन के। तो ये हेल्प करता है क्लोटिंग ऑफ ब्लड में। अगर विटामिन के नहीं होगा तो उस इंसान में क्या हो जाएगा? हिमरेज हो जाएगा, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। ठीक है, आपने विटामिन वाली वीडियो नहीं देखी है देन प्लीज़ उसको देखिए, क्योंकि वो वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी, एंड उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूँगी। तो वो विटामिन के की हेल्प से क्या फॉर्मेशन हुआ था बॉडी में? प्रोथ्रोम्बिन का एंड फिब्रिनोजन का, जो किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्लोट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। नाउ हमारी ब्लड कॉर्पस्कल्स, तो
40% ऑफ ब्लड क्या होती है, ये ब्लड सेल्स होती हैं, जो कि मेनली हमारे पास कितनी सेल्स है ब्लड की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज जो होती है मतलब रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या रेड ब्लड सेल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। एंड इनकी जो शेप होती है ना, दैट शेप इज समथिंग बाइकनकेव शेप। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, इन सेल्स के पास में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन हमारे पास यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, विच इज़ कैमल एंड लामा। इन दोनों की सेल्स में मतलब रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो इट इज़ समथिंग सिमिलर टू द वर्ड आरबीसी, रेड बोन मैरोज में होता है। ठीक है जी। एंड अगर बेबी मतलब अभी बेबी नहीं बना है, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, देन वहाँ पर रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, लिवर में होगा। ओके, लाइफ स्पैन की बात करें तो आरबीसी हमारी बॉडी में 20 से 120 दिन की मेहमान होती है बस। एंड ग्रेव इज़ रियली इम्पोर्टेंट, मतलब आरबीसी अगर मर गई 20 दिन के बाद, वो ऑब्वियस सी बात है मरेगी, तो वो कहाँ पर दफन होगी, जाकर लीवर में होगी। एंड डिस्ट्रक्शन मतलब मरती कहाँ है, लीवर या स्प्लीन में मरती है। एंड आरबीसी के पास में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हीम एंड ग्लोबिन, जिसमें कि हीम क्या होता है, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है। एंड इसी की वजह से हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कलर ऑफ ब्लड इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज। ओके, एंड ये ग्लोबिन नाम से ही पता चल रहा है प्रोटीन है, जिस भी नाम के पीछे आपके पास आयन आ जाता है ना, वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सुना है केराटिन प्रोटीन। ठीक है। तो ये जो ग्लोबिन प्रोटीन है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये हीम के साथ मिलकर इसके साथ कंबाइन होता है ऑक्सीजन एंड CO2 से। तो यहीं से हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शन आ गया आरबीसी का, ये किसका ट्रांसपोर्ट करवाती है, ऑक्सीजन का। ठीक है जी। एंड ये जो हीम है, इसमें हमने क्या बोला था, इट कंटेन आयरन। तो ये जो आयरन कंपाउंड है, इसको हम क्या बोलते हैं, हिमैटिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन की रेंज की अगर हम बात करें तो 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, 17.5 ग्राम। यहाँ पर ये पॉइंट ठीक से नहीं दिख रहा है, आप ध्यान दे लेना, ये 17.5 ग्राम है। ओके, वही फंक्शन क्या है, इट कैरी ऑक्सीजन एंड ब्रिंग बैक CO2। CO2 को भी तो बाहर निकालना है ना बॉडी से, तो वो कौन लेके आएगा, ब्लड लेकर आएगा। नाउ अगर किसी की बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो वहाँ पर क्या होगा, एनीमिया होगा, खून की कमी होगी। एंड जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में आरबीसी का अमाउंट 5% कम हो जाता है। वहीं अगर हम ज़्यादा हाइट के प्लेसेस पे जाएं, लाइक माउंटेन एरिया में जाएं, मतलब जो 4200 मीटर्स की ऊंचाई पर जाते हैं, तो वहाँ पर उस कंडीशन में हमारा आरबीसी इंक्रीज हो जाएगी 30% से। इसलिए जो माउंटेन एरिया में लोग जाते हैं, या आप भी कभी जाओगे तो आप नोटिस करोगे कि आपका फेस रेड हो जाता है। ठीक है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आरबीसी का अमाउंट 30% इंक्रीज हो रहा है वहाँ पर। ओके, अगर मैंने बोल दिया कि चलो बताओ आरबीसी काउंट करके बताओ अपने ब्लड में, तो कैसे करोगे, उसके लिए आपको एक मीटर चाहिए। तो वो मीटर क्या है, हीमोसाइटोमीटर। हीमोस का काउंट करने वाला जो मीटर है, क्या हो गया वो, हीमोसाइटोमीटर। एंड ये क्या मेजर करेगा, हमारी ब्लड में कितनी अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स है। ठीक है। एंड अडल्ट में जो नॉर्मल वैल्यू है हीमोग्लोबिन आरबीसीज की, वो कितनी है, 5 मिलियन सेल्स पर mm3। नाउ ये मैंने टेबल की फॉर्म में ऐड कर दी है यहाँ पर ब्लड कॉर्पस्कल्स, ताकि आपको याद करने में आसानी हो एंड आप डिफरेंस भी एक साथ इजीली कर पाओ। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, एंड प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, शेप की बात करें तो आरबीसी का शेप समथिंग बाइकॉनकेव शेप होता है, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शेप ऑफ आरबीसी पूछ ली जाती है। एंड डब्ल्यूबीसी की शेप इज समथिंग सिमिलर टू अमीबा। ओके जी। एंड जो प्लेटलेट्स की शेप है वो डिस्क्वाइड शेप की होती है, एंड प्लेटलेट्स काफ़ी छोटी छोटी होती हैं। एंड आरबीसी की सेल में हमें पता है न्यूक्लियस नहीं होता, एक्सेप्शन क्या थी, कैमल एंड लामा, उनकी सेल्स में, आरबीसी की सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वही डब्ल्यूबीसी की सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लेटलेट्स की सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। नाउ आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में। डब्ल्यूबीसी का भी बोन मैरो में होगा, एंड वही लिम्फ नोड्स में भी होगा, एंड कभी कभी लिवर एंड स्प्लीन में भी हो सकता है। एंड प्लेटलेट्स का भी फॉर्मेशन बोन मैरो में, मतलब मेजरली इन तीनों का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। ठीक है।
लाइफ स्पैन हमें पता है आरबीसी का 20 से 120 दिन की मेहमान होती है, डब्ल्यूबीसी सिर्फ 2 to 4 डेज़ की होती है, प्लेटलेट्स 3 to 5 डेज़ की ये। एंड आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कहाँ होगा? लिवर एंड स्प्लीन में। वही डब्ल्यूबीसी बोन मैरो में ही बनती है एंड वही उनका डिस्ट्रक्शन भी होता है। एंड प्लेटलेट्स का डिस्ट्रक्शन होगा स्प्लीन में। ओके, आरबीसी का फंक्शन क्या था? ऑक्सीजन कैरी कर रहा था। डब्ल्यूबीसी का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है डिजीज से। एंड प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। अगर हम रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स का कंपैरिजन करें, देन अगर हमारे ब्लड में 600 सेल्स है आरबीसीज की, देन उसके कंपैरिजन में सिर्फ एक सेल होगी डब्ल्यूबीसी की। ओके, और हमारी डब्ल्यूबीसी जो होती है वो 5 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज़ बेसोफिल्स, सेकेंड इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। इनको आप कैसे याद रखोगे? आपने बेन 10 काफ़ी देखा होगा, तो बेन एंड 10 से आप 10 ये लिखोगे ना, तो 0 हटा दो और इस 10 के 1 को ऐसे एक्सटेंड कर दो। ठीक है, तो बी से बेसोफिल्स, ई से इओसिनोफिल्स, एन से न्यूट्रोफिल्स, एल से लिम्फोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स याद आ गई तो मोनोसाइट्स भी वहाँ पर आपको याद आ जाएंगी। ठीक है जी। एंड ये जो आपकी न्यूट्रोफिल्स है ना, ये न्यूट्रोफिल्स अराउंड 60 to 70% होती है डब्ल्यूबीसी में। ठीक है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दे हेल्प इन एंगल्फिंग पैथोजेंस। एंगल्फिंग मतलब खा जाती है कि इनको पैथोजेंस को। पैथोजेंस क्या होते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ कोज करते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, तो उनको ये डब्ल्यूबीसी के न्यूट्रोफिल्स ख़त्म कर देते हैं वहाँ पर। ठीक है, नाउ प्लेटलेट्स सिर्फ और सिर्फ मैमल्स एंड ह्यूमंस में ही मिलती है। एंड आपने देखा होगा एंड सुना भी होगा काफ़ी कि डेंगू जिसको हो जाता है, उनके केसेस में प्लेटलेट्स की अमाउंट काफ़ी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, नाउ फंक्शन ऑफ ब्लड क्या क्या देखे हमने? एक तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, CO2, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स और एक्सक्रीटरी मटेरियल का देखा हमने। ये भी देखा क्लोटिंग ऑफ ब्लड करवाता है, क्योंकि इसी के पास क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी को डिजीज से भी बचा के रखता है। कौन, कैसे? क्योंकि ब्लड में डब्ल्यूबीसी सेल्स प्रेजेंट होती है। एंड उसी के साथ में हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है ब्लड। ठीक है, एंड हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 98.4 डिग्री सेल्सियस। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ब्लड विच इज़ ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, तो हमारी बॉडी में ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने करी थी? साइंटिस्ट लैंस स्टीनियर ने करी थी। कब? 1900 में। एंड इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था 30 साल बाद, 1930 में। ओके, इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा इंसानों में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड होते हैं। आपने सुना है किसी की बॉडी में ए पॉजिटिव, किसी की में बी पॉजिटिव, किसी की में ओ, या किसी की में ए भी, दोनों ही है। तो ये क्यों होते हैं? इनका रीज़न क्या है? तो डिफरेंस इन ब्लड ऑफ ह्यूमन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। एंड उस ग्लाइकोप्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? एंटीजन ए या एंटीजन बी। अगर किसी की बॉडी में एंटीजन ए प्रेजेंट होता है तो हम उसका क्या बोलते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप ए है। अगर बी होगा तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। ठीक है, एंड इन एंटीजन्स के खिलाफ कुछ एंटीबॉडीज बनती हैं। एंटीजन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है, एक टाइप ऑफ प्रोटीन है। एंड इनके खिलाफ मतलब इनके अपोजिट जो बनता है हमारी ब्लड में, वो क्या होती है? एंटीबॉडीज होती हैं। तो ए के अपोजिट ए होगी एंटीबॉडी एंड बी के अपोजिट बी एंटीबॉडी होगी। ये ध्यान रखना, एंटीजन को हम कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे हैं एंड एंटीबॉडीज को स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहे हैं। नाउ ये टेबल इम्पॉर्टेंट है एंड यहाँ पर समझने का है। एक बार आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको ये याद करने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएगी। देखो हमने क्या बोला था, हमारे ब्लड में 2 टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। अगर किसी की बॉडी में सिर्फ एंटीजन ए प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। ठीक है, एंड खुद सोचो एंटीजन के खिलाफ क्या बन रही है? एंटीबॉडी बन रही है। अगर किसी की बॉडी में एंटीबॉडी ए है तो क्या उसका ब्लड ग्रुप ए हो सकता है? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह एंटीबॉडी इसको ख़त्म नहीं कर देगी, क्योंकि इसके अगेंस्ट बन रही थी। ठीक है, तो इसलिए अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडी दूसरी प्रेजेंट होगी, ओनली बी। वहाँ पर ए एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं हो सकती।
आई होप कि आपको इसका रीज़न समझ में आ गया होगा। एंड अगर किसी की बॉडी में अब एंटीजन बी प्रेजेंट है तो वी नो उसका ब्लड ग्रुप बी ही होगा। एंड एंटीबॉडी कौन सी होगी? ओनली ए। यहाँ पर भी बी नहीं हो सकती, अगर बी होती तो ये इसके अगेंस्ट काम कर जाती एंड वो इंसान मर जाता वहाँ पर, ठीक है। अगर मान लो किसी की बॉडी में दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंड बी, तो उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है। एंड इस केस में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। अगर बाई चांस यहाँ पर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती, मान लो यहाँ पर एंटीबॉडी ए होती, तो वो सारे एंटीजन्स को खत्म कर देती, ए टाइप के एंटीजन्स को, तो वहाँ पर सिर्फ बी बचता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है तो इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। एंड इसीलिए ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं, मतलब ये किसी भी ब्लड ग्रुप के इंसान से ब्लड आराम से ले सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर किसी की बॉडी में एंटीजन प्रेजेंट है ही नहीं, ना एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि उस इंसान की बॉडी में एंटीबॉडी दोनों ही टाइप की प्रेजेंट है, ए एंड बी। तो इस केस में जो उनका ब्लड ग्रुप कहेंगे हम, वो ब्लड ग्रुप ओ कहेंगे। एंड ये वाले किसी से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जिसका ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो वो ओ वालों से ही एक्सेप्ट कर पाएगा, लेकिन ए बी से नहीं कर पाएगा। बट वो ए बी या ए बी इन सभी को अपना डोनेट जरूर कर सकता है, ठीक है। नाउ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? किसी की बॉडी में बाई चांस अगर किसी की बॉडी में अगर बाई चांस ब्लड की कमी हो गई है तो वहाँ पर हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, मतलब किसी और का ब्लड उसकी बॉडी में डालते हैं, ठीक है। तो एज वी नो कि एंटीजन ए एंड उसके अगेंस्ट बनी हुई एंटीबॉडी ए एंड इसके अलावा एंटीजन बी एंड उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते। कहने का मतलब क्या है? ए के साथ एंटीबॉडी ए नहीं रह सकती एंड बी के साथ बी वाली नहीं रह सकती। अगर ऐसा कर दिया किसी ने, मान लो एक इंसान जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको खून की कमी हो गई एंड डॉक्टर ने उन्हें खून चढ़ाया एंड गलती से उस डॉक्टर ने उसको एंटी बॉडी ए वाला खून चढ़ा दिया, मतलब एंटीबॉडी ए किस केस में होगी? जिसका ब्लड ग्रुप बी है उस केस में होगी, ठीक है। तो वहाँ पर अब क्या होगा? ए ग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड, मतलब वो खून खराब हो जाएगा, स्टिकी नेचर का खून हो जाएगा, जेली टाइप वहाँ पर फॉर्मेशन होने लगेगा ब्लड में एंड लास्ट में पर्सन की डेथ हो सकती है, हो सकती क्या होगी ही अगर ऐसा कर दिया तो, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते वक्त बहुत ध्यान दिया जाता है कि जो सेम ब्लड ग्रुप है उसी सेम ब्लड ग्रुप का उसमें ट्रांसफ़र हो। नाउ RH फैक्टर क्या होता है? तो दो साइंटिस्ट लैंस स्टीनर एंड वीनर, लैंस स्टीनर ने तो ब्लड ग्रुप की खोज भी करी थी हमारे, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा 1900 में, 1940 में उन्होंने और उनके फ्रेंड वीनर ने मिलके एक RH फैक्टर की डिस्कवरी करी। ये क्या है? ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन है जो हमारी बॉडी में मिला इन्हें, ठीक है। एंड इसको क्या बोला इन्होंने? रीसस मंकी फैक्टर एंड इन शॉर्ट RH फैक्टर। अगर किसी इंसान के शरीर में RH फैक्टर प्रेजेंट होता है देन हम उसको RH पॉजिटिव बोलते हैं एंड अगर नहीं होता तो उसको हम क्या बोलेंगे? RH नेगेटिव। एंड यहाँ भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते वक्त हमें ध्यान देना पड़ता है, अगर किसी का ब्लड RH पॉजिटिव टाइप का है तो उसमें हम RH पॉजिटिव टाइप का ब्लड ही देंगे, RH नेगेटिव नहीं दे सकते, ठीक है। एंड एक इसका काफ़ी फेमस केस भी हम देखेंगे विच इज़ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये क्या होता है? लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं। देखो, बाय मिस्टेक अगर किसी का RH पॉजिटिव था ब्लड एंड उसमें RH नेगेटिव वाला ब्लड ट्रांसफ़र हो गया तो सबसे पहले क्या होगा? उस शरीर में कोई बैड इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि थोड़ी अमाउंट में गया है वो ब्लड। लेकिन अगर ये प्रोसेस रिपीट हुआ, मतलब दोबारा अगर हमने दे दिया RH नेगेटिव ब्लड RH पॉजिटिव वाले इंसान को, तो वहाँ पर एग्लूटिनेशन हो जाएगी ब्लड की एंड वो पर्सन मर जाएगा, ठीक है। एंड ऐसा ही केस एक होता है, अगर फादर हमारा RH पॉजिटिव है एंड मदर कैसी है? RH नेगेटिव है, तो इन केसेस में क्या होगा? उनका बच्चा, पहला बच्चा तो सर्वाइव कर जाएगा लेकिन उसके बाद में जो भी बच्चे होंगे वो मर जाएंगे। इसलिए डॉक्टर्स को उन्हें पहले ही दवाई हीमोलिम्फ क्या होती है? हीमोलिम्फ इज़ द बॉडी फ्लूइड ऑफ आर्थ्रोपोडा, मतलब इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स वगैरह में जो
फ्लूइड प्रेजेंट होता है उनकी बॉडी में, उसे हम क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ। एंड ये जो हीमोलिम्फ है ये प्लाज्मा एंड हीमोसाइट से मिलकर बना हुआ है। इनके ब्लड में कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, एग्जाम्पल कोकरोच हो गया, ठीक है। एंड इनका जो ब्लड है वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता, उसका फंक्शन क्या होगा, बस वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करवाना। ओके जी, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके अलावा अगर आपको कुछ टॉपिक समझ नहीं आया तो उसके लिए आप कमेंट कर देना। एंड इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूँगी। ओके जी, बाय बाय।